नमस्कार साथियों। एग्री प्रो के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी बायोलॉजी की क्लासेस चल रही थी। बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 अपन पढ़ रहे थे, जिसमें 4 पार्ट हो चुके हैं अपने। 5वां पार्ट आ रहा है। चैप्टर काफी लंबा है। इसके अंदर कम से कम आप 10 कीट है पूरे चैप्टर के अंदर। तो अपन ने इससे पहले 6 तो पढ़ लिए, 2 आज पढ़ेंगे, 2 नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, साथ में याद करते जाएंगे, नोट्स अच्छे से बनाते जाएंगे ताकि आपको याद रहे। आज जो हमारा एक इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा हानिकारक या जिसको कंट्रोल करना भी असंभव सा लगता है, वो वाला कीट है जिसकी बात करें, दीमक। क्या नाम है उसका? दीमक, जिसको टर्माइट कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्माइट कहते हैं। सॉरी। आप लोगों ने देखा होगा दीमक छोटी सी जो घरों के अंदर भी आ जाती है, कई बार खेतों के अंदर भी ये काफी नुकसान पहुंचाती है। जमीन के अंदर रहती है, जिस चीज पे एक बार आ जाती है, चाहे लकड़ी पे हो, फ्रेम पे हो, या फिर घर के अंदर कुछ ऐसे लकड़ी के आपके सोफे वगैरह हो, तो वहां पर भी ये आ जाती है, तो पूरा खराब कर देती है उसको। ये लकड़ी को खा जाती है। ठीक है। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो आपके क्या है? ओडेटोर्मेमिस ओबेवस। इसका जो वैज्ञानिक नाम है ओडेटोर्मेमिस ओबेवस। ठीक है, वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है। साथ में इसका गण की बात करें, ऑर्डर की बात करें, आइसोपटेरा है। कुल की बात करें, टर्मिटिडी। कौन सा कुल है? टर्मिटिडी। थोड़े नाम अजीब से है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। दीमक या व्हाइट एंड विश्व के समस्त उष्ण एवं कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय देशों में बहुतायत पाई जाती है। मतलब ये सभी देशों के अंदर पाए जाएंगे, पूरे विश्व के अंदर, है ना। इससे भी पूरा विश्व परेशान है, नुकसान पहुंचाती है। इससे पहले अपन ने एक कीट देखा था जो पूरे विश्व को नुकसान पहुंचा रहा था। वो कीट कौन सा था? वो था आपकी टिड्डा, है ना, टिड्डी, जिसकी 5000 प्रजातियां पाई जाती है पूरे विश्व के अंदर। भारत के अंदर 3 प्रजातियां थी, है ना। ठीक है। वैसे के वैसे आपके दिमाग टर्माइट भी क्या है? पूरे विश्व के लिए एक नुकसान वाला कीट है, जो पूरे विश्व में नुकसान पहुंचाता है, जिसको व्हाइट आंट के रूप में भी जाना जाता है, सफेद चींटी के रूप में। लक्षण की बात करें तो ये दीमक एक सामाजिक कीट है। सामाजिक कीट का मतलब सोशल कीट। इंसेक्ट का मतलब ये होता है कि एक समाज की तरह, जैसे समाज में एक लोग कैसे मकान बना के व्यवस्थित तरीके से रहते हैं, हम एक परिवार बना के रहते हैं, वैसे ही ये भी एक उस तरीके से सामाजिक कीट रहता है, जिसके अंदर सबके काम होते हैं अलग अलग। ठीक है। और ये एक परिवार की तरह एक घर बना के एक कॉलोनी विकसित करके रहते हैं। आप देख रहे होंगे एक कॉलोनी इसकी, पूरी दीमक की एक कॉलोनी है। देखो, टर्मेटिया, टर्मिटेरिया। टर्मिटेरिया जो है इसका एक क्या है? घर होता है। टर्मिटेरिया जो क्या होता है? इसका घर होता है, जिसको निर्वहन या घर कहते हैं। जिसको बनाते कौन है? दीमक के श्रमिक बनाते हैं ना, जो इसके वर्कर होते हैं, श्रमिक, वर्कर। ये इस प्रकार का एक कॉलोनी विकसित करते हैं, जिसको कौन बनाता है? श्रमिक। सॉरी, जिसको टर्मिटेरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिटेरिया बोलते हैं। बनाता कौन है? श्रमिक बनाता है। दीमक के घर को टर्मिटेरिया कहते हैं। याद रखना, आपके कॉलोनी में श्रम विभाजन पाया जाता है। अब देखो, इस कॉलोनी के अंदर जो भी कार्य होगा वो सारा आपस में बांटा जाएगा। किसके द्वारा? उसके मुख्य हेड के द्वारा। बात करते हैं मुख्य जातियां कौन कौन से इस कॉलोनी के अंदर कौन कौन पाया जाता है? तो श्रमिक होंगे, आपके सैनिक होंगे, है ना, राजा होगा और रानी होगा। 4 पाए जाएंगे। एक तो आपके श्रमिक हो गया, ठीक है। दूसरा सैनिक हो गया आपके। तीसरे की बात करें, राजा और रानी। ये चारों किसके अंदर पाए जाएंगे? टर्मिटेरिया के अंदर पाए जाएंगे, जिसका घर जो श्रमिक द्वारा बनाया जाता है। श्रमिक की बात करें, पहले वर्कर की बात करें, तो ये दिखने में कैसा होता है और इनकी पॉपुलेशन कितनी होती है? तो कॉलोनी में लगभग 80 से 90% जनसंख्या किसकी होती है? श्रमिक की होती है। मतलब पूरे कॉलोनी के अंदर वर्कर की संख्या सबसे ज्यादा होगी। कितनी होगी? 80 से 90% जनसंख्या होगी। मुखांग मजबूत होंगे इनके। ठीक है। कार्य क्या होगा इनका? जो काम क्या होता है, श्रमिक क्या काम करेंगे? एक तो भोजन को इकट्ठा करना, परिवार का पालन पोषण तथा घर बनाना। इनका मुख्य कार्य क्या होगा श्रमिक का? कि एक तो आप क्या करेंगे? भोजन इकट्ठा करेंगे और घर बनाएंगे। बात करें तो संख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा यही होता है, 80 से 90% जनसंख्या इनकी होती है। फिर दूसरे नंबर पे आपके आते हैं सैनिक। कॉलोनी में लगभग 3 से 5% होते हैं।
मुखांग अत्यधिक विकसित होते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई देखो इनका यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, इनके जो मुखांग होंगे आगे वाले देखो बहुत ज्यादा विकसित होंगे, क्योंकि ये सैनिक है तो रक्षा करने के लिए काम आएंगे, यही इनकी बंदूक है ना, तो कह दो, बंदूक कह दो, गोला कह दो, सब कुछ यही है इनका, ठीक है। कार्य कॉलोनी में शत्रुओं की रक्षा करना, ठीक है, इसीलिए इसको सामाजिक कीट कहते हैं। देखो यहाँ श्रमिक अलग अलग, घर में भी तो अलग अलग, मम्मी का काम अलग होता है, पापा का अलग होता है ना, बच्चों का काम अलग होता है, वैसे इनका देखो काम अलग अलग बांटा हुआ। श्रमिक का क्या काम हो गया, श्रमिक का काम हो गया कि घर बनाएगा और क्या करेगा, साथ में भोजन का काम करेगा, भोजन कहाँ से इकट्ठा करना, ये श्रमिक का काम है। फिर सैनिक का क्या काम हो गया, सैनिक का काम हो गया भाई ये रक्षा करेगा, दुश्मनों से क्या करेगा, रक्षा करेगा, इसीलिए इसके मुखांग क्या होंगे, अत्यधिक विकसित होंगे। बंदूक यही है इनकी, ठीक है, इनकी संख्या 3 से 5% होती है। नेक्स्ट आगे आपके राजा रानी, राजा रानी का क्या काम है, अब नाम से ही पता चला राजा रानी है तो क्या ही काम करेंगे, ठीक है। कॉलोनी के स्थायी जनन सदस्य होते हैं, इनका काम ये है कि प्रजनन करना, क्या करना, प्रजनन करके अपना पीढ़ी को आगे बढ़ाना, है ना, जनसंख्या बढ़ाना या पीढ़ी बढ़ाना। राजा रानी का निचेसन का कार्य करता रहता है। रानी कॉलोनी की संस्थापक तथा मुख्य अंडे देने वाले सदस्य होती है। रानी जो होगी ना वो कॉलोनी का मुख्य सदस्य कौन सा होगा, मुख्य सदस्य, ठीक है, मुख्य सदस्य जो होगा, हेड ऑफ फैमिली जो होगा वो कौन सा होगी, रानी होगी, ठीक है। इनका एक ही काम है रानी का कि अपने खाया पिया और अंडे दो, खाया पिया जनन किया और अंडे दो, खाया पिया जनन करो और अंडे दो। रानी का आकार सबसे बड़ा होता है, रानी का आकार सबसे बड़ा होगा, आपने देखा होगा पीछे डायग्राम में, था ये देखो रानी सबसे नीचे बैठी है, ऊपर सैनिक और वर्कर कार्य करते हैं और रानी सबसे नीचे अपने आराम से सो रही है, और आकार में भी क्या होती है, ये बड़ी होती है, ठीक। जीवन काल लगभग 5 से 10 वर्ष, 5 से 10 साल तक ये जीवित रहती है। कुछ प्रजातियों में रानी 70 से 80 हजार अंडे प्रतिदिन देती है, 70 से 80 हजार, एक दिन की बात, चौंकना मत इस बात से सुन के, ये रियल है कि 70 से 80 हजार अंडे जो है वो एक दिन में देती है ना, एक दिन में 24 घंटे का जो दिन होता है पूरा का पूरा, उसके अंदर कितने 70 से 80 हजार देने की क्षमता कौन रखती है, ये आप छोटी सी रानी देख लो यहाँ पे, ये राजा तो फिर भी छोटा है उससे, ठीक है, 70 से 80। फिर इनकी 3 प्रजातियां होती है, जनक वाली 3 होती है, एक तो दीर्घ पंख की होती है, जनन वाले की बात कर रहा हूं ना, जो जनन करने में उनकी जातियां देखो 3 होती है, एक तो दीर्घ पंख वाले, सॉरी, एक लघु पंख वाले, एक पंख विहीन होते जिनके पंख ही नहीं होते, है ना, 3 प्रकार की होती, एक तो जिसके पंख बड़े होंगे, एक पंख छोटे होंगे, एक जिनके पंख ही नहीं होंगे, उनके बारे में, ठीक है। ये हुई आपके राजा रानी। राजा रानी की बात करें तो क्या काम है उनका, शाही सदस्य होते हैं, रानी हेड ऑफ फैमिली होती है, रानी का काम एक ही काम है, जनन करके अंडे देना, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करें तो रानी का जो आकार होता है वो सबसे बड़ा होता है, रानी जो है एक दिन में 70 से 80 हजार अंडे दे सकती है, ठीक है। जो जनन करने वाली प्रजातियां होती है, जो प्रजनन करने वाली जो प्रजातियां होती है उनकी 3 जातियां होती है, एक तो बड़े पंखों वाली जिनके पंख बड़े होंगे, एक छोटे पंख वाले होंगे और एक के पंख ही नहीं होंगे, ये 3 प्रजातियां पाई जाएगी। आगे बात करते हैं अब दीमक का क्या नुकसान है। अब दीमक तो नुकसान ही पहुंचाएगी, जमीन के अंदर बैठी रहती है ना, तो पेड़ पौधे जहाँ होंगे, जहाँ फसल होगी, उनकी जड़ों को सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाएगा, दीमक। बात करते हैं दीमक एक सौर पक्षी होता है, मतलब जो दिखा खा लिया, खेतों और घरों में दोनों में नुकसान पहुंचाते है ना, घर के अंदर भी आ जाते। सती की बात करें तो शिशु तथा वैक्स श्रमिक दीमक सॉरी, सती की बात करें तो मुख्यतः शिशु वैक्स और श्रमिक, ठीक है, शिशु और वैक्स श्रमिक दोनों क्या करेंगे, सती पहुंचाएंगे। पौधशाला एवं नए रोपे गए पौधों को क्या करेंगे, प्रकोप अत्यधिक देखने को मिलता है, मतलब इसका पौधशाला के अंदर नए पौधों की जो नए जड़ें विकसित होगी उसके अंदर भी इसका क्या नुकसान सबसे ज्यादा होता है। अत्यधिक प्रकोप पूरी पौधशाला नष्ट हो सकती है, कुछ नहीं छोड़ेगी, एक बार आ गई तो पूरा सल्टा के जाएगी, ठीक है। बंजर भूमि में लगाए गए उद्यान में अधिक विनाश करती है, मतलब जहां भूमि कमजोर होगी वहां पर अगर पेड़ पौधे लगाया जाए
तो सबसे ज्यादा जो नुकसान करने का जो डर रहता है वो रहता है आपके दीमक द्वारा। भूमि के अंदर रह के पौधों की जड़ों को खाती है, तनों पर तनों पर मिट्टी की सुरंग गैलरी बनाकर अंदर छाल खाती है। आपने देखा होगा ऐसे, है ना, कभी पेड़ पौधों पे देखना मिट्टी लगी होती है, बहुत बारीक बारीक दाने लगे होते हैं मिट्टी के, ठीक है, ऐसे एक लाइन सी बनी होती है मिट्टी की पेड़ पौधों पे। ये क्या करती है, उसको क्या बोले, सुरंग या गैलरी बोलते हैं। और ये क्या खाती है, छाल खाती है उसका, पेड़ पौधों का। मिट्टी की गैलरी प्राय रात्रि में बनाई जाती है, और बनाते कब है ये, दिन रात काम करते हैं भाई, आराम नहीं करते ये। और काम कौन करता है, वर्कर करता है, याद रखना। असिंचित क्षेत्रों में इसका प्रकोप सिंचित क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक। नमी होगी तो ये क्या करेगी, नीचे जाएगी। भाई जब पानी पिला रहे हो आप, तो नमी के अंदर ये क्या करेगी, नहीं रहेगी। नमी पानी की यहाँ तक नमी आ रही है तो ये नीचे चली जाएगी। तो मतलब नमी जहाँ रहेगी वहां नुकसान कम है, जहाँ नमी मतलब असिंचित क्षेत्र है वहां पे इसका नुकसान क्या है, अत्यधिक है। घर्षित पौधे हाथ से खींचने पर आसानी से निकल जाते हैं। अब जड़ें खा गई तो क्या बचेगा, वो पौधा सूख जाएगा, हाथ से खींचेंगे निकल जाएगा। दीमक पूरे वर्ष सक्रिय रहती है, पूरे साल। कोई भाई ऐसे मानसून वाला नहीं है कि 4 महीने काम किया 4 महीने छुट्टी, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। पूरे साल अपने काम करेगी। वर्षा ऋतु में प्रकोप कम हो जाता है। वर्षा ऋतु में प्रकोप कम क्यों हो जाता है, अभी मैंने बताया था, क्योंकि वर्षा ऋतु में नमी ज्यादा रहेगी। नमी ज्यादा रहेगी तो इसका प्रकोप कम हो जाएगा, ये जमीन में नीचे की तरफ जाएगी। वर्षा समाप्त होने के बाद दीमक पुनः सक्रिय हो जाती है। आराम नहीं है इसको अपनी जिंदगी में। मानसून की प्रथम, अब जीवन चक्र के बारे में बात करते हैं दीमक का। मानसून की प्रथम अच्छी वर्षा के बाद सायकाल में पंक्ति युक्त नर मादा जनक जनक आश्रय से बाहर निकलते हैं। मतलब कहां से निकलेंगे, अपने जो घर है, टर्मिटेरिया है ना, टर्मिटेरिया घर को क्या बोलते हैं, टर्मिटेरिया, उससे बाहर निकलेंगे। ये प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं तथा निषेचन के बाद भूमि के अंदर चले जाते हैं। प्रकाश की ओर आएंगे, उजाले में आएंगे और क्या करेंगे, प्रजनन करेंगे। जनन किया आपने और फिर वापस कहाँ चली जाएगी, जनन करने के बाद वापस कहाँ चली जाएगी, वापस भूमि के अंदर चली जाएगी। मतलब सिर्फ जनन करने के लिए कहाँ आते हैं, साई दोनों रईसजादे प्रकाश की ओर आते हैं, ठीक है। नर और मादा मिलकर छोटे नेचुरल कोस्ट बनाते हैं और संतति की देखभाल करते हैं। अब एक है ना, इसीलिए सामाजिक कीट बोलते हैं इसको। क्या करेंगे, एक छोटा सा कोस्ट बनाएंगे ना, ये देखो यहाँ पे, और ये क्या करेंगे, अंडों की देखभाल करेंगे, ठीक है। श्रमिकों की संख्या पर्याप्त होने पर राजा रानी की देखभाल करते हैं। श्रमिकों की संख्या पर्याप्त होने पर राजा रानी की देखभाल करते हैं। राजा एवं रानी की देखभाल करते हैं, कौन करते हैं, श्रमिक करते हैं राजा रानी की देखभाल। और जो अंडों की देखभाल वो कौन करेंगे, नर और मादा ही करेंगे। अंडे कैसे होंगे भाई, हल्के पीले रंग के गुद्देदार, है ना, गुद्देदार किडनी के शेप के होंगे। कैसे होंगे, किडनी के शेप के होंगे, देखो पत्थर के जैसे अंडे, हल्का सा आपके किडनी का शेप ऐसे। ग्रीष्म ऋतु में लगभग 1 सप्ताह में अंडे शिशु निकलते हैं। अंडे से 1 सप्ताह वीक लगेगा, वहां से क्या प्राप्त होंगे, शिशु। शिशु लगभग 6 माह में श्रमिक या सैनिक बन जाते हैं। 6 माह के अंदर क्या बन जाएंगे, या तो श्रमिक या फिर सैनिक बन जाएंगे। जनक प्रजातियों को परिपक्व होने में 1 से 2 वर्ष लगते हैं। जो राजा रानी बनेंगे, जो जनन करेंगे, है ना, जनक प्रजातियां, जनन जो पेरेंट्स रहेंगे उनको 1 से 2 वर्ष लग जाएंगे। वर्ष में सामान्यतः एक पीढ़ी पाई जाती है, पूरे वर्ष में एक पीढ़ी निकलेंगे, ठीक है। तो देखो अंडा आया, अंडे के 1 सप्ताह बाद शिशु बनेगा, निम्फ जिसको बोलते हैं। 6 महीने के बाद क्या बनेंगे, श्रमिक और सैनिक, श्रमिक और सैनिक। उसके अंदर से विकसित होंगे 1 से 2 वर्ष के अंदर जनक प्रजातियां। कौन सी, जनन करने वाले, उसमें राजा रानी बनेंगे। फिर इसका प्रबंधन क्या कर सकते हैं भाई, इस दीमक का तो कंट्रोल मुश्किल है, लेकिन फिर भी थोड़ा मैनेज किया जा सकता है। सस्य प्रबंधन की बात करें तो टर्मिटेरिया की खुदाई करके राजा एवं रानी अन्य जनक जातियों को नष्ट करना, है ना। टर्मिटेरिया को खत्म करो, उसमें से राजा और रानी को पकड़ो, सारा किया धरा उनका ही है ना। क्योंकि रानी बहुत सारे अंडे देती है एक साथ, और राजा क्या करता है, जनन का कार्य करता है। तो उनको पकड़ो और उनको क्या करो, सबसे पहले उनको नष्ट करो, ठीक है। अपना फिर कॉलोनी अपना आप खत्म हो जाएगी। अगर बाकी वाले नष्ट हो गए और वो दोनों बच गए तो फिर वापस कॉलोनी बरसा देंगे। तो टर्मिटेरिया को
में सबको नष्ट करना ही है, पर मुख्यतः राजा रानी को नष्ट करना है। खेत में हरी खाद एवं कच्ची गोबर ना डालें। खेत के अंदर हरी खाद है ना, पेड़ पौधों को जैसे डाल दोगे आप, क्योंकि ये खाती वो चीज है तो वो डाले को डायरेक्ट भोजन मिल जाएगा उसको। कच्ची गोबर डालने से क्या होता है, दीमक को आसानी रहती है। कच्ची गोबर के अंदर दीमक अपनी कॉलोनी बनाती है, तो कच्ची गोबर नहीं डाले, उसको पूर्णतः सड़ा के FIM बना के फिर डाले। फसल अवशेषों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। फसल के जो भी रेड्यूस बच चुके हैं, अवशेष बच चुके हैं, उनको भी क्या कर दे, खेत से बाहर निकाल के जला ले, है ना। उससे क्या होगा भाई, ये दीमक को एक भोजन मिल जाता है, तो फटाफट वो विकसित होती है, कॉलोनी बसाती है। रासायनिक प्रबंधन की बात करें, नियमित प्रकोप वाले खेतों में बुआई से पहले मेलाथियान चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के रूप में डालना चाहिए। गेहूं के बीज के बुआई से 24 घंटे पहले क्लोरीफाइफॉस या क्यूनाल्फॉस से क्या करना चाहिए, बीजों को उपचारित करना चाहिए। अगर गेहूं की बुआई कर रहे हो तो आपको रासायनिक प्रबंधन के अंदर बीज उपचारित करना चाहिए, किससे, क्लोरीफाइफॉस या क्यूनाल्फॉस से आपको बीज को उपचारित करना चाहिए। खड़ी फसल के अंदर क्लोरोफाइरिफॉस दे सकते हैं 4 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। रोपाई से पहले गड्ढों के अंदर मेलाथियान 5% चूर्ण 50 ग्राम प्रति गड्ढे के हिसाब से डालें। अगर कुछ पेड़ लगा रहे हो, गड्ढा बना के कोई बड़ा पेड़ लगा रहे हो ना, तो वहां पे क्या करें, उस गड्ढे के अंदर मेलाथियान को डालें ताकि दीमक का अटैक नहीं हो उसकी जड़ों पे। तनों पे भी डाल सकते हैं जो बड़े वृक्ष है, क्योंकि उस पे भी तो सुरंग और गैलरी बनाती है रात को ये, ठीक है। पुराने बगीचों के अंदर इसका प्रकोप देखता है तो क्लोरीफाइफॉस का यूज करें। तो आप याद रख सकते हो दीमक के अंदर, अगर रासायनिक इतने सारे नाम याद नहीं रहे आपको, तो रासायनिक प्रबंधन के अंदर 2-3 नाम याद रखो। एक तो क्लोरीफाइफॉस जो आपके ऑलमोस्ट हर कीट के अंदर आ रहा है, और एक क्यूनाल्फॉस 25 सीसी, ठीक है। ये आपकी दीमक यहाँ पे खत्म होती है। आगे जो आता है आपके खपरा ब्रिंग, जो क्या करता है, ये जो होता है आपके कहाँ नुकसान पहुंचाता है भाई, ये आपके नुकसान पहुंचाता है अनाज के अंदर, भंडारण का कीट है ये भाई। टाइकोडर्मा गिरगेरियम, वैज्ञानिक नाम की बात करें तो क्या भाई, टाइकोडर्मा गिरगेरियम। ट्राइकोडर्मा गिरगेरियम, बार बार बोलते जाएंगे याद हो जाएगा, टाइकोडर्मा गिरगेरियम। गण की बात करें कोलियोपटेरा, गण की बात करें तो कौन सा इसका, कोलियोपटेरा। कुल की बात करें डर्मेस्टिक, डर्मेस्टिक कौन सा कुल है इसका, डर्मेस्टिक। कौन सा है भाई, डर्मेस्टिक, याद रखना। कोलियोपटेरा इसका गण है, डर्मेस्टिक इसका कुल है, ट्राइकोडर्मा गिरगेरियम इसका क्या है, नाम है खपरा बीटल का। उत्पत्ति की बात करें तो भाई भारत ही इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। ये प्राय उन क्षेत्रों में अत्यधिक पाया जाता है जहाँ तापमान 32 से 44 के बीच में रहता है, तो भारत तो अपना यही है, ठीक है। मुख्यतः क्षेत्र की बात करें तो भारत, अफ्रीका, म्यांमार, पाकिस्तान, चीन, भारत में लगभग सभी प्रदेशों में पाया जाता है। भारत के हर हिस्से के अंदर ये देखने को मिलेगा। आगे बात करें इसके लक्षण की बात करें, पूर्ण विकसित भंग, ये यहाँ पे री की मात्रा है, ठीक है। कथई रंग का होता है ना, हल्का भूरा कथई रंग का, देखो यहाँ पे हीरा। फिर लंबे कड़े बाल वाला तथा लगभग 4 mm लंबा, बाल भी होंगे इसके ऊपर हल्के छोटे मोटे, और 4 mm क्या होगा ये, इसकी लंबाई होगी, ठीक है। कथई कलर, कथई कलर देखा हुआ आपके। नर की बात करें, नर भ्रंग की, तो मादा से अलग आधा छोटा तथा अधिक गहरे रंग का होता है। ये देखो अडल्ट दो रहे थे, ये नर है और ये मादा, मादा से छोटा होता है नर, मादा से क्या होगा, छोटा होगा, आधा होगा कम से लगभग। सतह की बात करें क्या डैमेज करता है ये, प्रमुख पोषक तत्व कौन कौन से, गेहूं, जौ, बाजरा, जवार, मक्का, धान, चना, दाल, पिस्ता एवं अन्य सूखे फल, सूखे फलों को भी नहीं छोड़ता ये। सती केवल भ्रंग यानी गर्भ द्वारा होती है। इसका जो गर्भ होगा, भ्रंग जो होगा, वही क्या करेगा, सिर्फ नुकसान पहुंचाने का कार्य करेगा। सर्वाधिक सती जुलाई अक्टूबर में गर्म एवं नम मौसम में होती है। सबसे ज्यादा कब होती है भाई, जुलाई और अक्टूबर में, गर्म एवं नम मौसम में। उस समय क्या होती है, बारिश आती है, तो कभी धूप तेज होती है, कभी नमी होती है, उस समय ये क्या करता है, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। भ्रंग दाने के भ्रूण या कमजोर भाग से प्रवेश करके भ्रूण को खा जाता है। ये क्या करेगा, दानों के अंदर प्रवेश करेगा और किसको खा जाएगा, भ्रूण को पूरा का पूरा खा के नष्ट कर जाएगा।
जिससे दाना पूरा खत्म हो जाएगा, उसकी अंकुरण क्षमता खत्म हो जाएगी। इससे बीज की अंकुरण क्षमता नष्ट हो जाती है, पोषक, ठीक है। फिर इस एक लाइन कट गई है ना, आधी आई, मैं बोल के सुना देता हूं आपको। इसका प्रकोप प्राय अनाज की ऊपरी 50 सेंटीमीटर सतह पर सीमित रहता है। ये अनाज पड़ा आपके किसी, उसकी जो ऊपर वाली 50 सेंटीमीटर है ना, उसमें इसका प्रकोप देखने को ज्यादा मिलता है, मतलब वहां तक ही ये नुकसान पहुंचाता है, ज्यादा नीचे गहराई में नहीं जाता, 50 सेंटीमीटर तक ही रहता है। फिर इसके जीवन चक्र की बात करते हैं खपरा बीटल की। निर्वहन के 2 से 3 दिन बाद मादा मैथुन करती है, ठीक है। मैथुन के 1 से 3 दिन बाद अंडे देना शुरू करती है। मैथुन प्रजनन करने के बाद है ना, जनन करने के बाद 2 से 3 दिन बाद क्या करेगी, मादा अंडे देना शुरू करेगी। अंडे दोनों पर अलग अलग या 2 से 5 के समूह में दिए जाएंगे, या तो एक साथ देगी या फिर क्या करेगी, अलग अलग देंगी। एक मादा लगभग 120 से 150 अंडे देती है। उसमें काल की बात करें, गर्मी में 3 से 5 दिन का, सर्दी में 6 से 10 दिन का होता है, ठीक है। 3 से 5 दिन और 6 से 10 दिन उस्मान काल की मैंने बात कर ली थी। अंडे में जो भ्रूण विकसित होगा उसका टाइम पीरियड है। नर डिम्बक की बात करें तो 20 से 30 दिन तथा मादा डिम्बक की बात करें तो 20 से 40 दिन में विकसित होते हैं। जो अंडों से जो नर निकलेंगे उसका जो विकसित टाइम है वो 20 से 30 है, और मादा का जो है 20 से 40 दिन है, क्योंकि मादा बड़ी होती है नर से। अभी हमने बात की थी मादा क्या होगी, बड़ी होगी, नर क्या होगा, छोटा होगा, मादा से आधा होगा। फिर गर्भ के अंतिम निर्माण में दोनों के बीच कोशित बनता है। कोशित का बीच मतलब होता है पीपा अवस्था, पीपा अवस्था बनेगी। जो देखो ये कोशित काल लगभग 5 से 6 निम्न अवस्था होगी, जिसकी एक वर्ष में लगभग 4 से 5 पीढ़ियां निकलती है। एक वर्ष में इसकी कितनी पीढ़ी आएगी, 4 से 5 पीढ़ी आ जाएगी। प्रबंधन की बात करें तो गोदाम की साफ सफाई एवं वायु संचार अच्छा रखे, है ना। फिर बात करें दीवार, फर्श, छत, दरारें, छिद्र सीमेंट से बंद कर ले भाई, कोई भी कहीं पर भी दरार नहीं हो। अनाज को साफ करके तेज धूप में अच्छी तरह से सुखाए, है ना। अनाज जब स्टोर करते हैं ना तो उसके अंदर अगर नमी ज्यादा होगी तो इसका क्या होगा, अटैक ज्यादा होगा, ये है ना। जो जितने भी भंडारण कीट है वो अगर नमी ज्यादा होगी अनाज के अंदर तो उनका प्रकोप ज्यादा देखने को मिलेगा। इसीलिए उसको जब स्टोर करते हैं तो एक बार धूप में रख के किया करें। अनाज में नमी 8 से 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए, 8 से 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बोरियों को लकड़ी के पाटों पर तथा दीवार से लगभग 50 सेंटीमीटर दूरी से रखें, है ना। ये जो बोरी है ना, ये जो नीचे वाली जगह से दूरी बनानी है। जो नीचे वाले फर्श होता है उनके और बोरी के बीच में कुछ स्टूल या कुछ लकड़ी के पाटे बना के डाले जाते हैं, और इनमें गैप रहना चाहिए। वापस साइड दीवार से भी ये क्या होनी चाहिए, दूर रहनी चाहिए, उनसे सटी हुई नहीं होनी चाहिए। अनाज में नमी की नीम की निमोली का चूर्ण 100:1 में मिलाकर भंडारित करना चाहिए। नीम की निमोली है ना, जो नीम की निमोली आती है उनका जो चूर्ण होता है वो क्या करते हैं, जब अनाज इकट्ठा भंडारण करते हैं तो उसको यूज करना चाहिए। गांव में देखा होगा आज भी, आप मम्मियाँ, दादियाँ या नानियाँ क्या करती है, जब अनाज भंडारित करती है तो नीम के पत्तों को है ना एक कपड़े के अंदर बांध के उनके अंदर डालती है, जिससे क्या हो, इन कीटों का क्या हो, प्रकोप नहीं देखने को मिले। ये आज भी आप लोगों ने देखा होगा जो गांव से पश्चिमी राजस्थान से बिलोंग करते हैं, है ना। तो नीम की पत्तियों को क्या करते हैं, तोड़ के उसको धो के फिर सुखाया जाता है। जब वो पूरी सूख जाती है तो एक कपड़े के अंदर बांध के उस अनाज के अंदर डाल दिया जाता है, बीज अनाज के साथ। रासायनिक प्रबंधन की बात करें तो भंडारित अनाज के अंदर कीट नियंत्रण हेतु EDCT मिश्रण का यूज करना चाहिए 30 से 40 ग्राम, ठीक है। मिथाइल ब्रोमाइड का यूज कर सकते हैं आप। इन रसायनों का प्रयोग पीसे हुए खाद्यान्न पे नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखे भाई, जो पीस के अपन स्टोर करके रखते हैं उनमें नहीं होना चाहिए। मुख्यतः जो दाने वाले हैं उनके अंदर ही यूज हो। अन्य प्रमुख भंडारित कीट लाल ब्रिंग, चावल की गुण, लाल सुरई और लाल सुरसानी, ये भी क्या है, भंडारण के कीट है जो भंडारण के अंदर अनाजों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। उसमें से एक हमने कौन सा देखा, खपरा ब्रिंग देखा, है ना, खपरा बीटल जिसको कहते हैं। तो ये आपके खपरा बीटल यहाँ पे कंप्लीट होता है।
आज जो हम दो कीट के बारे में जो जानकारी ली, एक तो दीमक जिसके अंदर 4 होते हैं, सैनिक, श्रमिक, राजा, रानी, ठीक है, जो सबको नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है। फिर एक दूसरे आपका खपरा बीटल पड़ा, जो कहाँ पे, भंडारण का कीट है। कहाँ का कीट है? भंडारण का कीट है। तो आपके आज दो कीट हो गए, कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया आपके दीमक, ठीक है, और दूसरा जो आपके हो गया खपरा बीटल। दो कीट, ये कीट नंबर आपका 7वां था, ये 8वां। अब 9 जो आएगी बेर की, फल मक्खी आएगी, फल मक्खी, बेर की। तो दो कीट और बचे। अगली क्लास में हमारा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा। तो आज जो क्लास है वो 5वां भाग है। क्लास का कौन सा भाग है? 5वां भाग है। इससे पहले 4 भाग हो चुके हैं, आप वो देखिए और उसके बाद ये आगे वाला भाग देखिए, आपको एग्री प्रो के चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। इनके जो नोट्स हैं, इनके जो नोट्स की बात करूं, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल की बात करें तो एग्री प्रो जोधपुर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आपको मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलता है तो आप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो लगातार एग्री प्रो के साथ बने रहेगा। आपके जो 12th के अंदर बच्चे हैं उनका एग्रीकल्चर सर पढ़ाई रहे, बायोलॉजी यहाँ पे हो रही है, तो बहुत जल्दी अपन स्पीड भी पकड़ेंगे थोड़ा। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, आगे छोटे छोटे चैप्टर आएंगे तो जल्दी जल्दी 2-3 पार्ट में ही पूरे हो जाएंगे, ठीक है। इसका ज्यादा पार्ट करने का ये कारण था कि भाई थोड़ा थोड़ा पढ़े, याद रहे, क्योंकि इसमें सब जगह लाइफ साइकिल आ रहा है, उनका प्रबंधन आ रहा है ना, उनका जीवन चक्र आ रहा है, तो ये थोड़े याद करने में कठिन होता है, इसलिए छोटे छोटे पार्ट में इनको बनाया गया। तो बने रहिएगा एग्री प्रो के साथ। धन्यवाद।